नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्कूल के द्वारा दिया जा रहा गृह कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। साथ के साथ आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य क्या होता है देखो भी, हमने सबसे पहले वर्ण सीखा, वर्ण के बाद हमने शब्द सीखा। अब हमें शब्द, हमारे पास शब्द होंगे तभी तो हम वाक्य बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा एक बार बता देती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, जो वर्णों का सार्थक मेल होता है उससे शब्द बनते हैं। और अब हम वाक्य बनाने जा रहे हैं शब्दों के सार्थक समूह से। ठीक है, हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। यानी कि जो शब्द है उसका क्या है? अर्थ निकलना चाहिए। ये कह रहा है दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं शब्द में और उस वाक्य में क्या है? दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। एक और परिभाषा है, इससे और समझ लेते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। यानी कि श्रोता को क्या हो? जो वक्ता बोल रहा है वो बात क्या है उसे अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं। किसको? श्रोता को। और किसकी बात? वक्ता की। जैसे कोई वाक्य बोला जाता है कि सत्य की विजय होती है। अगर हम, अब तो ये क्या है? क्रम में है। अगर हम इसे क्रम में न लिखें तो क्या इस वाक्य का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखो क्रम बदल कर लिखते हैं तो क्या आएगा? सत्य होती है की विजय। क्या इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। तो हम इसको सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे बनेगा? ये सत्य की विजय होती है। अब क्या है? इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि जो सच बोलता है उसकी विजय होती, उसकी जीत होती है। ठीक है, तो इस वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा जो सत्य होती है की विजय, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसका अर्थ हम क्या इस वाक्य को चेंज करेंगे, सत्य की विजय होती है तो ही अर्थ निकलेगा। अब आता है वाक्यांश। वाक्यांश वाक्य प्लस अंश। वाक्य अंश, अंश मतलब टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा। क्या होती है वाक्यांश की परिभाषा? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है वाक्यांश कहते हैं। क्या है? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है वाक्यांश कहते हैं। जैसे दरवाजे पर, तो शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु क्या है? उसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए क्या कहलाता है? वह वाक्यांश कहलाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, उदाहरण दे रखा है दरवाजे पर। दरवाजे पर अर्थ तो निकल रहा है लेकिन क्या इसमें समझ में आ रहा है क्या है दरवाजे पर? नहीं समझ में आ रहा। कोने में, अब ये तो पता है कि कोई जो कमरा है, कमरे का कोई कोना है। ठीक है, कोने में क्या है? कोने में ये भी नहीं पता चल रहा। वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष के नीचे कोई जानवर खड़ा है, कोई मनुष्य खड़ा है, ये भी नहीं पता। अर्थ निकल रहा लेकिन क्या है? पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए क्या है? वाक्यांश है। अब करने जा रहे हैं हम वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता, मोहन प्रयाग में रहता है तो यहाँ मोहन शब्द क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अगला है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है, इस वाक्य में
मोहन तो है उद्देश्य और प्रयाग में रहता है क्या है, विधेय है। आगे है वाक्य के भेद। अब तक हमने वाक्य के 2 अंग किए थे, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब करने जा रहे हैं हम इसके भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये 8 है अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, ठीक है। फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जो वाक्य है उस वाक्य से हमें कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही है तो क्या है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमारा घर पटेल नगर में है, ठीक है, तो इसमें कोई वस्तु के बारे में बता दिया है। सुरेश चेन्नई में गया है, ठीक है, तो ये भी क्या है, व्यक्ति के बारे में बताया कि जानकारी दी कि सुरेश चेन्नई गया है। और उदाहरण इसके अंदर भारत एक देश है, अब बताया है भारत क्या है, एक देश है। दूसरा राम के पिता का नाम दशरथ है, ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ से भी। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है निषेधवाचक। निषेध मतलब क्या है, न होना, ठीक है। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, अब न होने का बता रहा है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो ये क्या है, निषेधवाचक वाक्य। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ मत बैठो, ठीक है, मना कर रहा है। यहाँ शोर मत करो, तो ये भी क्या, निषेधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रश्न यानी कोई प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कह देते हैं आपका क्या नाम है, ठीक है, आप कितने बहन भाई हो, ये सारे क्या हैं, प्रश्न हैं। इसके अंदर उदाहरण दे रखे हैं, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, तो यहाँ क्या है, प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञा से समझ में आ रहा है कि हमें आज्ञा लेनी है या किसी से क्या प्रार्थना करनी है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। या तो हम किससे क्या है, किसी से आज्ञा लेते हैं, ठीक है, या किसी को हम रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है बैठो, तो हम क्या है, क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया बैठ जाइए, ये भी क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं। शांत रहो, ये भी क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं। और ले लेते हैं, आइए सर अंदर आइए, तो हम क्या है, क्या कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हमें कहीं जाना तो हम क्या है, आज्ञा लेकर जाएंगे, ठीक है। अगला है विस्मयादि वाचक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो होते हैं, जैसे विस्मय प्रकट किया जाता है, क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में क्या है, वक्ता या लेखक किसी के विषय में अपना उद्गार या मनोभाव व्यक्त करता है, ठीक है। और वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है, अब क्या है, अनुभूति प्रकट कर रहा है। ओ कितनी ठंडी रात है, ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे आप आ गए, तो क्या है, इसमें अलग अलग अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है, दिखाई दे रही है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी कि तुम्हारी उम्र है वो लंबी करे। नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो इन सब वाक्यों में क्या है, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, ठीक है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे राम का मकान उधर है, कोई मनुष्य खड़ा है, ठीक है, और उसे बता रहा है कि राम का मकान उधर है, सोनू उधर गया है, ठीक है। तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। आ गई समझ में? अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, इनमें क्या है? संदेह प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। आगे है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर: सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। फर्स्ट है सरल वाक्य। सरल वाक्य से पता ही चल रहा है कि साधारण सा वाक्य होगा कोई। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, किसान खेत जोत रहा है, ये सारे क्या है? सरल वाक्य। अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक मतलब योजक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और शब्द क्या है यहाँ पर? वाक्य को जोड़ रहा है, ठीक है। ये समुच्चय बोधक है और, ठीक है, योजक है। अगला है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो ये किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, मतलब चाय या कॉफ़ी, तो यह शब्द क्या है? संयुक्त वाक्य, समुच्चय बोधक है जिसे हमने वाक्य को जोड़ा है, ठीक है। अगला है हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्या होता है? एक तो मुख्य या फिर प्रधान वाक्य हो या कि अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, जैसे उसने दवा ली थी तो क्या है? वह सो गया। तो इसमें क्या है? एक समापिका क्रियाएं हो रही हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब क्या है? हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे, ठीक है। तो एक वाक्य क्या है? दूसरे पर आधारित है, आश्रित है, ठीक है। ये पहला जो वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो इसका आश्रित वाक्य उत्तीर्ण हो जाओगे, तो क्या ही इसका क्या रहा है? आश्रय ले रहा है, ठीक है, सहारा ले रहा है, आश्रित है इसके ऊपर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये क्या है? की शब्द भी क्या हो गया है यहाँ पर? मिश्रित वाक्य, क्योंकि क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या कर रहे हैं? आश्रित उपवाक्य है, एक वाक्य क्या दूसरे ऊपर आश्रित है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसकी जो PDF है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, और ये इसमें आपको समझना है। इसके बाद हम कल के वीडियो में क्लास वाइज 4th से 8th तक अलग अलग बुक में से क्या करें? अभ्यास करेंगे, ठीक है। वो अभ्यास आपको बुक में फिल करना है। धन्यवाद।